नमस्कार, सुप्रभातम इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ। सुप्रभातम कार्यक्रम में हम बात करते हैं भारत के साहित्य की, यहाँ के प्राचीन लेकिन आज भी उतने ही उपयोगी ज्ञान की, संस्कृति और सभ्यता की, यौगिक विचार की, आयुर्वेद की, स्वास्थ्य की और संस्कृत भाषा की। तो चलिए इन सभी विषयों के साथ आज देशभक्ति की भी बात करेंगे और जानेंगे कि भारतीय संस्कृति में देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य बताए गए हैं। कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। कल हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। इसके लिए उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। दरअसल देश के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सुरक्षा की भावना की शिक्षा वैदिक काल से चली आ रही है। अनेक मंत्र और श्लोक हैं जिनमें देश की समृद्धि और विकास का उल्लेख मिलता है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः आदि अनेक वैदिक मंत्र अपनी मातृभूमि के प्रति व्यक्ति के मन में कर्तव्य और सम्मान की भावना जागृत करते हैं। इसके साथ ही शास्त्रों में अपनी संस्कृति के प्रति जागृत रहना भी उतना ही आवश्यक बताया गया है। चलिए अब जानते हैं भारतीय संस्कृति में समय का सूचक आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि बृहस्पतिवार रेवती नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। शास्त्रों में कहा गया है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, यानी सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का पठन पाठन संभव है। यानी शस्त्रों के द्वारा ही राष्ट्र की रक्षा होती है और सुरक्षित राष्ट्र का ही विकास होता है। इस प्रकार के अनेक वचन, मंत्र और श्लोक व्यक्ति की अपनी उन्नति के साथ समाज के विकास के लिए भी प्रेरित करते हैं। क्या है आज का प्रेरक वचन, जानने के लिए सुनिए सुभाषित। न प्रहृष्यति सम्माने नापमाने च कुप्यते, न क्रुद्धः परुषं ब्रूयात् स वै साधुत्तमः स्मृतः। जो सम्मान से गर्वित नहीं होता, अपमान से क्रोधित नहीं होता और क्रोधित होकर भी जो कठोर नहीं बोलता, वह व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। He is the noblest who does not inflate with pride when showered with honor, nor does he seethe in anger when faced with insult. Even when he is angry, he does not speak harsh words. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, जिसका एक प्रमुख भाग है योग ज्ञान। योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि पूर्ण विज्ञान है, जिसका लक्ष्य शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को जोड़कर ऐसी आंतरिक शक्ति जगाना है जो शारीरिक व मानसिक कष्टों, भावनात्मक अस्थिरता व अज्ञानता से मुक्ति दिलाए। योग की जड़ें हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता में है, जिसके पुरातात्विक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। आइए हमारे खास प्रभाग में योग के माध्यम से जानते हैं कि वर्तमान में योग अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ख्याति अर्जित कर रहा है किस तरह से। योग स्वयं में एक संपूर्ण विज्ञान है, जिसका लक्ष्य है मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करके एक ऐसी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति को उत्पन्न करना जो मनुष्य को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा से मुक्त करे। यह माना जाता है कि योग का जन्म लगभग 5000 वर्ष पहले प्राचीन भारत में हुआ था और अपने इतने लंबे इतिहास में योग ने मानवता को मन और शरीर पर संयम रखने का अभ्यास सिखाया है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे आज पूरी दुनिया में सम्मान प्राप्त है। प्राचीन भारत में जीवन को एक कला के रूप में देखा जाता था और इस कला को सिद्ध करने के लिए ही योग की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव को योग विद्या के जनक के रूप में देखा जाता है। इसका उल्लेख हमें
शिव संहिता और विज्ञान भैरव तंत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। शिव के योग को शिव योग या वाम योग भी कहते हैं। शिव योग में धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात योग के अंतिम 3 अंगों का ही प्रचलन अधिक रहा है। सनातन धर्म ग्रंथ गीता में भी योग के विभिन्न रूपों का विस्तृत वर्णन किया गया है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ रहो और सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से समझो। ऐसी मन की स्थिति को योग कहा जाता है। आज जब योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो रहा है तो यह भारत के लिए गर्व की बात है कि योग संसार को भारत की देन है। महर्षि पतंजलि को दुनिया का पहला योग गुरु माना जाता है। उन्होंने योग के 196 सूत्रों को संकलित किया, जिससे यह आम लोगों के लिए सहज बना। इसे पतंजलि योग सूत्र का नाम दिया गया। इस योग सूत्र के माध्यम से मनुष्य मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योग मन की बुराइयों को दूर करने का एक साधन है और ईश्वर तक पहुंचने का एक सरल और सुगम मार्ग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त को एकाग्र करने की एक प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि ने जो योग की परिभाषा बताई, योग जुज शब्द से संस्कृत भाषा का जुज शब्द है, जिससे ये बना। युज शब्द अर्थात जोड़ना, जोड़ना शरीर, आत्मा और परमात्मा का, यानी कि बॉडी, माइंड और सोल। योग के माध्यम से हम जब शरीर को आत्मा के साथ और आत्मा का परमात्मा के साथ हम मिलन करते हैं, तभी हम उस परमात्मा में अपने आप को विलीन कर सकते हैं। योग की इस प्राचीन और गहन परंपरा ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाया है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में योग के महत्व के विषय में आपने जाना, जो कि न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को लाभान्वित कर रहा है। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। आंखों में एलर्जी एक आम समस्या है। वातावरण में नमी, अधिक तापमान, धूल और कई अन्य कारणों से आंखों में होने वाला संक्रमण या एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। आंखों में एलर्जी होने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए और इससे बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। आंखों में एलर्जी एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। आंखें शरीर का संवेदनशील अंग है जिनसे हम इस दुनिया को देख पाते हैं।
आंखों में कोई समस्या हो तो अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा होने पर यदि लापरवाही की जाए तो समस्या गंभीर रूप ले सकती है और व्यक्ति की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। आंख में एलर्जी होने पर व्यक्ति की आंख लाल हो जाती है, कुछ मामलों में खुजली हो सकती है या फिर आंखों से पानी आ सकता है। ऐसे कई लक्षण हैं जो एलर्जी की ओर संकेत करते हैं। आंखों की एलर्जी इस सीजन में तो काफ़ी कॉमन रहती है। अदरवाइज भी कई लोगों को साल भर एलर्जी रहती है, जिसे हम पेरिनियल एलर्जी कहते हैं। और कुछ लोगों को मौसमी, जैसे किसी को बहुत गर्मी में और किसी को बहुत सर्दी में आंखों में खुजली जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। आंखों में खुजली होना, जुकाम लगना, बार बार छींके आना, ये सब अगर आपका नहीं ठीक हो रहा है तो आपको एक डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। एलर्जी मौसम के अनुसार भी लोगों को प्रभावित कर सकती है। पर्यावरण में उपस्थित कुछ कण, धूल, मिट्टी, प्रदूषण, ऐसे सभी तत्वों से आंखों में एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा कई अन्य कारक हैं जो हमारी आंखों में समस्या का कारण बन सकते हैं और एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। आंखों में जलन पैदा करने वाले किसी भी पदार्थ के संपर्क में आने से आंखों में इनके प्रति प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण आंख में एलर्जी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इन तत्वों को एलर्जेंट कहा जाता है। आई ड्रॉप अगर खुल चुकी है तो उसको हम लोग जनरली 1 महीने तक बोलते हैं कि यूज़ करें। उसको कूल और ड्राई प्लेस में, जहाँ ठंडक भी हो और नमी भी ना हो, वहाँ रखें। और अगर आप उसको आई ड्रॉप को आपको कलर चेंज लग रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर दें। जो भी दवाई है उसमें डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इतने समय तक डालनी है, धीरे धीरे घटानी है, एकदम से घटानी है। तो स्वयं इलाज ना करें, निगरानी में ड्रॉप्स लें और उनको एक समय के बाद डिसकंटिन्यू करें और डॉक्टर से एक काउंसलिंग जिसे कहते हैं, बीमारी को समझे थोड़ा समय लगाकर। आंख में एलर्जी वाले लोगों में प्रतिरक्षा तंत्र इन एलर्जेंट्स के प्रति एक रसायन या हार्मोन उत्पन्न करता है जो इन एलर्जेंट्स से लड़ता है। ये नुकसानदायक होता है। इन दोनों के आपस में रिएक्शन होने से कई तरह के लक्षण और असुविधा के साथ जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। यदि आपको आंखों में एलर्जी होती है तो आवश्यक है कि नेत्र संबंधित एलर्जी के लिए आप एक विशेषज्ञ से परामर्श लें। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एलर्जी जड़ से नहीं ख़त्म की जा सकती। वो एक बॉडी का रिएक्शन है आपको बताने के लिए कि ये पदार्थ उसको नहीं सूट करता। तो वो पदार्थ मरीज़ को खुद से समझना है। किसी को पोलन से है, किसी को डस्ट से है, किसी को एक एक्सट्रीम मौसम से है, ठंड गर्म, वो आपको खुद से समझना है। एक बीमारी होती है बच्चों में जिसे VKC बोलते हैं, स्प्रिंग कैटार। इसमें बच्चों को खुजली होती है, आँखों में लाल हो जाती है। हम उसके इलाज में भी स्टीरॉयड यूज़ करते हैं। तो लोग उसको सालों साल यूज़ करते रहते हैं, जबकि उसको हमें एक टाइम के बाद बंद करके उसको दूसरी दवाइयों पर डालना चाहिए। आंखों की एलर्जी का सही उपचार करवाना आवश्यक है। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि स्व इलाज न किया जाए और एक नेत्र विशेषज्ञ के परामर्श से ही दवा ली जाए। यदि आप जानते हैं कि आपको किस तत्व से एलर्जी है तो उससे बचाव करें और आंखों को उसके संपर्क में आने से बचाएं। घर के आसपास साफ सफाई रखें, आंखों को साफ रखें और यहाँ वहाँ छूकर अपने हाथ आंखों पर न लगाएं। सुनिश्चित करें कि जब आप बाहर जाएं तो मास्क या चश्मे का प्रयोग करें। सावधानी रखें जिससे आंखों में एलर्जी की समस्या की संभावना को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। चलिए स्वास्थ्य ज्ञान के साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं योग की। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। निरोगी रहने के लिए अब आपको ले चलेंगे योग की कक्षा में, यानी कार्यक्रम के योग प्रभाग में, जहां शरीर ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं और यौगिक क्रियाओं का अभ्यास भी कराया जाता है। तो चलिए अब योग क्रिया का अभ्यास कीजिए। साइनसाइटिस का प्रॉब्लम आजकल लोगों में काफी बढ़ रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि हम योग साधना करें और यौगिक जीवन शैली जिएं। योग साधना में हमें क्या क्या अभ्यास करने हैं वो तो हम आपको आज बताएंगे, पर उससे पहले ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समय से सोएं, समय से जगें, और जब समय से जगें तो प्रातः काल का जो सूर्य है उसको अपने चेहरे पर, अपनी नाभि पर और अपने सीने पर धारण अवश्य करें, यानी सन फेसिंग
सनलाइट, सनराइज जहाँ से हो रहा है उधर की तरफ फेस करके थोड़ी देर सनलाइट को ग्रहण कीजिए। 20 मिनट सूर्य की किरणों में जरूर बिताएं। अभ्यास में आपको विशेष रूप से करना है विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति के लिए आप इस तरह से बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। तो जब बैठ कर करेंगे हाथों को 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री के एंगल पर आ गए हाथ, इस स्थिति में लाना, सांस भरते हुए हाथ उठाने हैं, सांस छोड़ते वापस। एक बार देखिए कैसे करेंगे। ऐसा 25 बार 25 टाइम्स किया, फिर दोनों हाथों को खोल दिया। इनहेल, डीप इनहेलेशन एंड देन एक्सहेल। 3 टाइम्स ऐसा करेंगे, वापस ले आएंगे। 25 एक्सहेलेशन का एक राउंड है। आपको आरंभ में 4 राउंड से शुरू करना है, बढ़ाते बढ़ाते 8 राउंड तक आप इसे ले जा सकते हैं। विरेचन गति का नियमित अभ्यास साइनसाइटिस के पेशेंट्स के लिए तो रामबाण है ही। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि भारत योग की विरेचन गति हर रोग का समाधान है। इसीलिए ये निरापद प्रैक्टिस है, सबको इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। दूसरा अभ्यास भारत योग की ही गुंजन गति का हम करेंगे। गुंजन गति, क्योंकि साइनसाइटिस जो है वो हमें तो लगता है कि सिर्फ नाक से जुड़ा हुआ है, अरे पर सर में भी दर्द हो रहा है, अरे ये तो पूरे हमारे इस कपाल क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम गुंजन गति का अभ्यास करें। पहली उंगली से अपने कानों के फ्लैप बंद कर लेंगे, यानी कान के अंदर उंगली नहीं डालनी है। कान आपका एक छोटा कान है यहाँ पर, उसके फ्लैप, उसे हम कान का फ्लैप कहते हैं, उसको बंद करना है। तो इस स्थिति में आना, गुंजन करनी है, भ्रमर गुंजन, लेकिन गति के साथ। कैसे करेंगे? कानों को खोल देंगे। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं करनी, थोड़ी देर इस स्थिति में रहना, फिर धीरे धीरे आंखों को खोल देना। ये एक राउंड था, आप 5 राउंड से शुरू कर सकते हैं। अंतिम अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है साइनसाइटिस के पेशेंट्स के लिए, और वो है आनंद मदिरा आसन का अभ्यास। आनंद मदिरा आसन में जो स्थिति आपके गर्दन की बनती है उसमें नासिका की विशेष रूप से, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका ब्रीदिंग बिकम्स अ लिटिल ईजियर। तो इस तरह से अपने टखनों को पकड़ लेंगे कि अंगूठा अंदर और उंगलियां बाहर, और गर्दन को ऐसे पीछे ढीला छोड़ देंगे। गर्दन को ढीला छोड़कर पूरा ध्यान भ्रू मध्य पर ले आना। क्या करना है? भ्रू मध्य पर ध्यान लाकर जो थॉट आ रहा है आने दें, जो जा रहा है वो जाने दें। लेट इट कम, लेट इट गो। सिर्फ पर्यवेक्षक भाव से उसे देखना, और नासिका पर जो भी कुछ अनुभव कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान टिका दें। गर्दन वापस ले आएंगे, हाथों को भी वापस ले आएंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ये 3 सरल से अभ्यास कीजिएगा तो आपको सूर्य की किरणों में रहने का समय और सोने जगने का समय हमने बताया, उसका पालन कीजिएगा। और जब आपको साइनसाइटिस अटैक होता है या बड़ा हुआ होता है, उस वक्त आप अजवाइन के पानी की स्टीम ले सकते हैं, लेकिन बहुत माइल्ड स्टीम हमको लेनी चाहिए। ऐसी नहीं लेनी चाहिए जो हमारे नाक को या नाक के अंदर कोई इंजरी कर सके। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते। पोषण युक्त आहार स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। कई बार स्वादिष्ट आहार शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए हमें प्रिय आहार का त्याग कर जो शरीर के लिए हितकारी आहार है उसको ग्रहण करना चाहिए। इसी में स्वस्थ शरीर का लाभ छिपा है। हितकारी आहार के विषय में आज बता रहा है हमारा आयुर्विज्ञान मंत्र। देखिए। हितम एव च अनुरुध्यन्ते, जो आपके लिए हित है उसी का अनुरोध करो। परीक्ष कहा, बार बार देखो कि आपके हितकर क्या है। रज मोहाव्रतात्मानः प्रियम एव तु लौकिकाः, जो रज और मोह से आवृत आत्मा है वह सिर्फ वो देखती है कि उसे प्रिय क्या है, उसको पसंद क्या है। भोजन के मामले में हो सकता है कि ऐसा बहुत सारा भोजन का अंश जो आपको प्रिय है वह हितकर हो या ना हो। तो हो सके तो वह भोजन करें जो आपके लिए हितकर है, वह नहीं जो आपको सदैव प्रिय ही हो। जैसे बहुत सारे घरों में बालकों में भी यह स्वभाव होता है कि वो वही खाना पसंद करते हैं जो उनको प्रिय है, लेकिन माँ सदैव प्रयत्न करती है कि वो खाएं जो उनके लिए हितकर हो। यह विषय भोजन में ही नहीं, संबंधों में भी, अध्यात्म में भी, कार्य में भी याद रखना आवश्यक है। नमस्ते।
शिक्षा व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं संस्कृत भाषा शिक्षा की, यानी संस्कृत पाठशाला की। तो चलिए अब आपको संस्कृत पाठशाला में ले चलते हैं और संस्कृत के कुछ सरल वाक्यों का अभ्यास कराते हैं। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोजमर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। अतिथि का जब हम स्वागत करते हैं तो कहते हैं स्वागतम भोः, स्वागतम भोः। इधर से आइए, इतः इतः आगच्छतु, इतः इतः आगच्छतु। यदि कहना हो यहाँ सोफे पर बैठिए, अत्र सुखासने उपविशतु, अत्र सुखासने उपविशतु। वाक्य यदि हो आप क्या लेंगे तो संस्कृत में कहेंगे किम स्वीकरोति भवान, किम स्वीकरोति भवान। आपके लिए चाय बनाता हूं। भवते चाय पेयम पचामि, भवते चाय पेयम पचामि। या आप कॉफी पीते हैं, यदि हमें इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति, उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति। वाक्य यदि हो बिस्किट भी खाइए तो संस्कृत में कहेंगे सुपिष्टकम अपि खादतु, सुपिष्टकम अपि खादतु। बिस्किट को संस्कृत में सुपिष्टकम कहते हैं। यह बिस्किट्स घर पर बने हैं। एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति, एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति। नमकीन भी खाइए, लावणिकम अपि स्वीकरोतु, लावणिकम अपि स्वीकरोतु। जरा आराम कर लीजिए, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु। क्या आज ही जाना है? किम अद्य एव गंतव्यम, किम अद्य एव गंतव्यम। 2 दिन ठहर जाओ, दिनद्वयम तिष्ठतु भोः, दिनद्वयम तिष्ठतु भोः। रात को नींद अच्छी आई, रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्, रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्। कहाँ चले गए थे? कुत्र गतवान आसीत्, कुत्र गतवान आसीत्। भोजन करके ही जाना, भोजनम कृत्वा एव गच्छतु, भोजनम कृत्वा एव गच्छतु। घर के पास ही पार्क है। यदि इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति, गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति। हमारा घर 5वें माले पर है। अस्माकं गृहं पंचमे तले अस्ति, अस्माकं गृहं पंचमे तले अस्ति। जल्दी ही दोबारा आइएगा, शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु, शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। विनाभ्यासे विषम विद्या, अर्थात जब तक सीखी हुई विद्या का अभ्यास नहीं करते हैं तब तक ना ही विद्या में और ना ही किसी कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे प्रशिक्षण का कार्य हो या देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी का कार्य हो, जिसको हमारे सैनिक पूरे मन और परिश्रम से निभाते हैं और हमारे देश और हमें पूरी तरह सुरक्षित करते हैं। तो चलिए, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः इस वेद मंत्र के उद्घोष के साथ राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनने का प्रण लेते हैं और राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।